हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आज हम किसान की बात दूसरे एपिसोड पे हैं और हमसे आज बात करने के लिए रोहतास जी ज्वाइन हुए हैं, जो कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन से हैं। तो आइए हम उनसे बातचीत शुरू कर देते हैं। रोहतास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका स्वागत है। मुझे बात करने का मौका देने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार। जी, थैंक यू। तो रोहतास जी, पहले सबसे पहले आप ये बताइएगा कि वहाँ पे आप जहाँ पर खेती करते हैं वहाँ पे जो सराउंडिंग्स है, जो वहाँ की एनवायरनमेंट है, जो वहाँ की आपकी गांव है, वो कैसा है, ताकि हम लोगों को पता चले कि वहाँ का माहौल कैसा है। जी, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में जहाँ पे मैं रहता हूँ टीकमगढ़ में और जहाँ हम लोगों की खेती है वहाँ छोटे-छोटे गाँव हैं। जैसे मेरा गाँव 400 की आबादी का है और वर्षा आधारित खेती ही होती है ज़्यादातर इसमें। लेकिन अब कहीं-कहीं साधन हैं जो कुएँ या बोरवेल लोगों ने कराए हैं तो उनसे खेती करते हैं। और रोड वगैरह तो हैं, लेकिन कहीं-कहीं खेती में जाने के लिए रास्ते नहीं हैं, तो उसमें कुछ विवाद भी होते रहते हैं आपस में। और मंडियाँ हैं ब्लॉक लेवल पे, अभी तो उनमें समर्थन मूल्य पे जब खरीदी होती है, लेकिन वो मैसेज वगैरह आते हैं, तो उस हिसाब से हम लोगों की फसलें बिक्री होती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो फसलें खरीदती हैं, तो थोड़े अमाउंट की जो फसलें होती हैं या थोड़ी मात्रा में जो फसलें होती हैं, उनको उसमें बेचा जा सकता है। और कोई निश्चित नहीं होता कि कब हम जाके बेच पाएँ, उसका भी नंबर लगता है, तो वहाँ कई ये अलग तरह की कई परेशानियाँ हैं। बहरहाल जो भी है अब रासायनिक खेती पे ही ज़्यादातर लोग काम कर रहे हैं और बरसात की फसलों में भी रसायनों का उपयोग हो रहा है। तो लागतें अब पहले की अपेक्षा बढ़ी हैं और बीजों पे, खाद पे और जो है इन सब चीज़ों पे खर्चा पहले से बढ़ा ही है। भाव उतने नहीं बढ़े हैं, तो यही खेती का एक सिनेरियो है। अच्छा। 2 तो फसलें ही ले जाती हैं हमारे यहाँ खेती में। हम्म जी। कौन कौन से फसलें होती हैं? अभी जैसे बरसात की फसल है तो इसमें तिल होगा, उड़द होंगे, मूंग होगी और सोयाबीन है, मूंगफली है, ये मुख्य हैं। अ, जो कुछ दिन पहले मतलब अभी से करीबन 12 साल 15 साल पहले तक यहाँ पे अरहर ज़्यादा होती थी, फिर ज्वार ज़्यादा होती थी, कोदो, कुटकी ये भी होती थी, मक्का भी होती थी। लेकिन अब ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं क्योंकि इसमें लोग दूसरी फसलें लेना चाह रहे हैं कि जैसे खाने की भी ज़्यादा आदत नहीं है, गेहूँ उपजाना चाहते हैं। दूसरा है कि अगर अकेला कोई किसान जैसे मेरे जैसा कुछ सोचते भी हैं कि हम मोटे अनाज भी उगाएँ, स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छे होते, तो उनमें जानवरों का, छुट्टे जानवरों का और साथ में चिड़ियाओं का बहुत ज़्यादा वो होता है नुकसान उनकी वजह से। तो अब लोग जो चाहते भी हैं वो भी नहीं बोते, तो अंततः वो अब इन फसलों पे, नकदी फसलों पे जैसे मूँगफली है या सोयाबीन है, इन पे आ रहे हैं। अच्छा। तो इनमें क्या हो रहा है कि इनमें पानी भी लगाना पड़ता है उन्हें बरसात में जब भी नहीं बरसता है। दूसरे है कि इनमें खाद भी डालना पड़ता है। इनकी निदाई-गुड़ाई भी ज़्यादा होती है। इनकी बीजों की लागत भी बहुत ज़्यादा है। जैसे जहाँ पे ज्वार का बीज 5 किलो काम करता है, वहीं मूँगफली का बीज जो है 80 किलो लगेगा या सोयाबीन का बीज भी 70-80 किलो लगेगा। इस तरीके यानी खर्चे हर तरीके से बढ़े ही हैं पहले के बजाय और लागत बढ़ी है और उसके बारे में परिश्रम भी बढ़ गया है। हम्म तो ये है खेती का, क्योंकि जो मोटे अनाज होते थे ना उन्हें बस बोना है। कई अनाज ऐसे होते थे कि वो 1.5 महीने में, कोई 2.5 महीने में आ जाते थे। जल्दी से भोजन उपलब्ध भी हो जाता था। तो अब ये चीज़ नहीं है। अब तो बल्कि बरसात वाली फसलों में तो हमें ये चीज़ें अपनी जो फसल हमने उगाई है उसको बेच के भले ही लोग गेहूँ खरीद लें या और चीज़ें खरीद लें, लेकिन जैसा पहले हो जाता था कि ज्वार या मक्का होगी तो घर में खाने के लिए भी हो गया और उनके पुआल से और उनके डंठलों से पशुओं का भी खाने का हो गया। तो ये परिस्थितियाँ बदली हैं। अच्छा। आपने बताया जी। कि ये जो मोटे अनाज थे जो आप पहले उगाते थे, वो अभी नहीं कर रहे हैं। इसका मुख्य जी। कारण पशु पक्षी जानवर, इन इनसे जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके लिए। तो आपको क्या लगता है कि पहले ये प्रॉब्लम्स नहीं थे, अभी अभी क्यों ये प्रॉब्लम सारे शुरू हो गए हैं? हाँ जी, पहले ये था कि एक तो लोग परंपरागत रूप से चले आ रहे थे, उन्हें ऑप्शन नहीं थे उनके पास। अब कृषि विभाग ने भी बताया है, अब रेडियो, टेलीविज़न भी है और सोशल मीडिया भी है। सोशल मीडिया तो ख़ैर अभी है, लेकिन टेलीविज़न से भी है। तो हमारे जो सरकारी विभाग हैं, उन्होंने कोशिश की है कि आप उन्नत बीजों पे आइए, आप गेहूँ पे आइए, आप
जो है ये सब पिछड़ी चीज़ें हैं, इनको छोड़िए। और दूसरा ये है कि सरकारी योजनाओं का तो प्रचार उन्होंने किया ही है, और सरकारी लोगों ने बताया कि इस तरह के बीज बोइए तो उसमें ये फ़ायदा है, कुछ छूट वगैरह दे दी। तो इस तरीके से फिर लोगों ने पशु रखना बंद कर दिए, क्योंकि पशु रखते थे तो वो उनको वो आ जाता था, चारा भी काम में आ जाता था और खुद भी खा लेते थे। अब ट्रैक्टर से हो गया, उन्होंने कहा ये तो आसान है भाई ट्रैक्टर से करना, तो उसमें एक बार अपना मजदूरी करके लाए और ट्रैक्टर का किराया चुकाया और फसलें बो दी। तो अब लोगों को एक तो काम मिलने लगे बाहर, जब वहाँ गाँव में नहीं था काम, पैसे भी नहीं होते थे, तो ना तो ट्रैक्टर होते थे, ना किराए का कुछ होता था। अपने बैल रखते थे लोग, बिना पैसे की खेती करते थे। अब उन्हें लगता है कि यार खेती में इसमें थोड़ा टाइम लगता था, ज़्यादा परिश्रम लगता था, और ये परंपरागत फसलें थी, इसमें कुछ ज़्यादा दाम नहीं मिलता था। इन्हें चिड़ियाओं को भगाना तो पड़ता ही था, 5 बजे से 6 बजे तक हमने भी भगाई हैं। तो उस तरीके से चीज़ें नहीं थी, लेकिन एक ज़्यादा आमदनी के चक्कर में हम लोगों ने दू को अपनाया, और फिर उनमें ज़्यादा खाद और पेस्टिसाइड, केमिकल्स, ये भी मजबूरी में डालना पड़ा। तो इस तरीके से ये चीज़ है कि जो हमने अपने परंपरागत चीज़ों से हमें छूटना पड़ा है। अब हम्म। चूँकि ट्रैक्टर आ गए हैं, तो एक ट्रैक्टर का आने का हम लोग सुनते हैं अपने लोगों से, कुछ अध्ययन भी हैं कि करीब 24 जोड़ी बैल हमारे नाकामयाब हो जाते हैं, उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। एक ट्रैक्टर आना गाँव में तो 24 जोड़ी बैल का काम वो आराम से करता है। धुलाई हम्म। हो तो भी हम ट्रैक्टर का उपयोग कर रहे हैं, जुताई हो तो ट्रैक्टर का उपयोग कर रहे हैं। रहट में बैल चलते थे तब उस समय, अब ज़रूरत ही नहीं समझी जा रही है रहट की, क्योंकि पहले तो वाटर लेवल अच्छा था। अब जब से बोरवेल आए हैं तो अचानक से कुओं की उपयोगिता खत्म हो गई है, क्योंकि कुओं में तो 30, 40, 50 फीट गहरा है, उससे हम निकाल सकते थे, लेकिन अब ये जल स्तर है 100, 150, 250 फीट तक है। हम्म। तो इस तरीके से परिस्थितियां बदली हैं खेती की। तो सरकारों ने भी इसमें बदलने में योगदान दिया है, हरित क्रांति की वजह से भी है, और लोगों ने अपनी सुविधा देखी, कम परिश्रम करने में अधिक उपज हो जाए और दाम मिल जाए। लेकिन अब वो चीजें सही साबित नहीं हुई, क्योंकि लागतें बढ़ गई हैं और सब लोग उसी तरह की वही चीजें करते हैं। तो कोई सरकार की गाइडलाइन भी नहीं है कि आप इतना ही गेहूं बोइए, या आपके पास 5 एकड़ जमीन है तो आप 2 एकड़ ही गेहूं बोएं, ताकि उसका दाम हम्म। आपको अच्छा मिले। अब जब कोई चीजें बाजार में मांग से भी ज्यादा पैदा हो जाएंगी तो उसका दाम तो कम ही होगा। जी तो ये जी। कोई पॉलिसी में नहीं आया, अभी भी कोई पॉलिसी नहीं है अभी कि हमारा कृषि विभाग हमें आके बताया कि भाई इस साल जो है हमें इतना फसल चाहिए, तो आप जो है इस अनुपात में इन फसलों को बोइए। तो हम्म। इस तरह का तो ना उनका कोई अध्ययन है, ना उनका कोई सजेशन है। उनका तो ये केंद्रीय लेवल पे या मंत्रालय लेवल पे कुछ डिसीजन होते हैं, फिर कंपनियां आती हैं और बताती हैं कि भाई ये बीज ले लो, ये खाद ले लो, इस तरह से किसान यहाँ हम्म। कर रहा है। हम्म। अच्छा, आपके वहाँ जब ये सीजन शुरू होने से पहले जो फसल का सीजन होता है, उससे शुरू होने से पहले क्या कोई वहाँ पे जो लोकल एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट के तरफ से कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं, क्या उनसे आपको किसी तरह की कोई भी सूचना या फिर मदद या फिर कोई मतलब पॉलिसी के बारे में, इन सब चीजों के बारे में कुछ डिस्कशन या फिर कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है आपको? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं मिलता है। उनके कुछ टारगेट होते हैं कि भाई हमें कुछ डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट देने हैं, तो इतने प्लॉट देने हैं हमें। मान लीजिए कि एक ब्लॉक में एक सुपरवाइजर को 4 जगह या 2 जगह प्रदर्शन प्लाट लगे, तो वो बस वो काम करते हैं। या उनके पास कुछ सरकारी बीज आ गया है, या सरकारी कुछ उर्वरक आ गए हैं, या सरकारी कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के पैकेट्स हैं तो वो आ गए हैं, या कोई नया बीज आया है, उसको बाँटने भर का रहता है उनका। कोई चार्ज के साथ देते हैं, कोई थोड़ा बहुत कुछ कभी फ्री भी होता है। अब तो हमें समझ में नहीं आता, 1-2 साल से कुछ फ्री नहीं देखा। कुछ अंशदान होता है तो वो उसको खपाना है, फिर उनके आंकड़े जुटाने हैं। तो इस तरह का कहीं कुछ नहीं होता कि भाई ये अब ये फसल हमारे लोगों की बोई जा रही है तो गाँव-गाँव में वो लोग आएँ और ये बताएँ कि इसकी तैयारी इस तरह से कर लीजिए, मानसून का किस तरह का रुख होगा, इस समय हमें ये चीज़ें अच्छी बो दें, इनकी डिमांड है, या ये चीज़ें ना बोएँ क्योंकि इनकी माँग ज़्यादा नहीं है, पहले ही स्टॉक है। तो ऐसा उनके पास ना जानकारियाँ है, ना उनकी इच्छा है, और ना ऐसे कोई नियम भी है कि वो जाके, शायद नियम होंगे लेकिन किसी को हमें नहीं पता है कि उन्हें गाँव में जाना चाहिए। हाँ, इतना है कि कृषि विभाग है तो भाई उनको सेवाओं में गाँव में रहना तो चाहिए, ग्राम सेवक नाम है उनका। लेकिन वो 6 महीने में या साल में एक बार कुछ आंकड़े जुटाने के लिए या कुछ सर्वे करना, उनको पटवारी या वो इस तरह से आते हैं। अच्छा, ये जी, जी। आपने पहले बताया कि अभी आप तिल है, उड़द है
और ऐसे कई अनाज आप उगा रहे हैं, इनका एमएसपी का क्या मतलब आप जब इसको मंडी में बेचने जाते हैं जी। आपको इसका दाम एमएसपी के हिसाब से मिलता है, और मेरे ख्याल से कुछ तो एमएसपी के अंदर आते भी नहीं है, तो उनका दाम क्या होता है? देखिए, उड़द को इन्होंने एमएसपी में रखा है, जो हमारे यहाँ फसल है। जी। तिल को इन्होंने उसमें एमएसपी में नहीं रखा है, रजिस्ट्रेशन नहीं करते। तो यही है, कुछ चीज़ें हमें खुले मार्केट में ही बेचनी है, मंडी में जो भी है उनका वही बेचना है। और जो एमएसपी पे हैं भी, जो खरीदारी हो भी रही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं कि उनको ढो के भी ले जाना है। 4 क्विंटल है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 10 है, 12 है। तो एमएसपी पे अपनी फसलों को बेचने का सबसे ज़्यादा बर्डन जो है वो छोटे किसानों, मार्जिनल लोगों के पास है, क्योंकि हर आदमी के पास ट्रैक्टर नहीं है। ट्रैक्टर वाला अगर अपना समय देना चाह रहा है तो वो आपसे 1,000 रुपये चार्ज करेगा। आप 4 क्विंटल आप अनाज लेके जा रहे हो, या आप जैसे 5-6 लोग मिल जाएं तो एक ट्रैक्टर का भाड़ा हो, तो उन 6 लोगों को इकट्ठी कभी फुर्सत होगी, ये भी संभव नहीं होता। तो ऐसे में 2 साल से तो मैं खुद ही हमारा गेहूं नहीं बेच रहे हैं। 12-15 क्विंटल गेहूं हमारा पिछले साल भी रखा रहा था, 2-3 क्विंटल का उसमें नुकसान हुआ, खराब हुआ। इस बार भी 15 क्विंटल गेहूं रखा है, क्योंकि समय नहीं मिलता, और उतना समय है भी नहीं कि 2 दिन 3 दिन हम खड़े रहें वहां तोलवाने के लिए। भीड़ होती है। बड़े किसान जो हैं, जिनका 200-200, 300-300, 500-500 क्विंटल, जो वास्तव में खेती नहीं भी करते हैं, उनका उनके डिपार्टमेंट में सेटिंग होती है, उनके ट्रैक्टर पहले तुल जाते हैं। हमें 4-5 क्विंटल, 10 क्विंटल, 15 वालों को बहुत कम लोग पूछते। तो इस तरीके से है। बैलगाड़ियां कोई रखता नहीं है, रुकना पड़ता ही है वहां पे। तो एमएसपी पे मिलना, मतलब मैं तो ये चाहता था कि, या हम जैसे किसान यही चाहेंगे कि भाई कोई ऐसी मैकेनिज्म हो कि वो तौलने के लिए गांव में कैंप बार आ जाएं, उनकी ट्रक भी आ जाएं, और एक गांव में छोटे छोटे किसान हैं, उनको पहले से बता दें कि भाई इस तारीख में हम लोग यहाँ तौल शुरू करेंगे। तो एक एक जो खरीदी सेंटर होता है उसके अंतर्गत मान लीजिए 30 गांव भी हैं, और अगर ये 2 या 3 टोलियां भी बना लें, उस हिसाब से ये 3 गांव पर डे निपटा दें, तो 10 दिन में इनकी खरीदी पूरी हो जाएगी और किसान को भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन इस तरह के सुझावों में कभी बात भी होती है तो वो कहते हैं यार ये तुम बता रहे हो, लेकिन ये हमारे नियम कानून कायदे जो भी हैं सरकार के, उसके हिसाब से चलेंगे, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे। हम्म। तो कि जी अ, बताइए। मतलब पहला तो दुखद पहलू यही है कि वो हमारी सुविधाओं के हिसाब से काम नहीं करते हैं। सरकारी कर्मचारियों को उनकी अपनी सुविधा के हिसाब से, उनके विभाग को जो सुविधाएं होती हैं वो उस हिसाब से काम करते हैं। हम्म। पॉलिसी भी नहीं इस तरीके की बनाते, चाहे खरीदारी की पॉलिसी हो, एमएसपी पे खरीदने की पॉलिसी हो, उसमें कहीं कहीं हमने सुना है कि जो खरीद वहां ले जाएगा उसका वाहन का भाड़ा मिलेगा, लेकिन आज तक मुझे नहीं मिला, ना किसी को मिला। वो मिलता अच्छा। होगा किसी के ड्राइवर का आधार कार्ड लेके या कुछ, उसका भाड़े का पैसा डालते हैं तो वो ड्राइवर के खाते में डालते होंगे, लेकिन हम तो भुगतान करके ही जाते रहे हैं अभी तक। हम्म। तो इसका जब खरीदारी होती है, आपके आपको कोई इसका रिसीट मिलता है या फिर कोई कागज कुछ कंप्यूटर में एंट्री ऐसे वगैरह सब चीज होते हैं वहां पे, या फिर? हाँ, जब मंडी जाते हैं तो उसका पर्चा मिलता है। हाँ। जब तौल होती है, तौल होने के बाद उसका एक पर्चा मिल जाता है हमें। हाँ। तो उस पर्चे पे ही हमारे अकाउंट में फिर पैसा जाएगा, और कुछ पैसा ये कैश भी देते हैं उसमें। जब 2 हम्म। साल से तो मैंने नहीं डाला, मतलब उड़द की फसल हमने डाली थी, उससे तीसरे साल हमने गेहूं की फसल डाली थी। तो उसका यही रहता है कि हम लाइन में लगेंगे, अपना सैंपल दिखाएंगे, जो जो बोली लगाने वाले खरीदार हैं वो आएंगे, वो भी बढ़ते हैं, 1 रुपये बढ़ेंगे क्विंटल पे, 2 रुपये बढ़ेंगे, 3 रुपये बढ़ेंगे, इस तरह से उनकी बोली। अच्छा। तो उनका निश्चित होता है पहले कि भैया आज ज्यादातर खरीदारी इस किसान को, इस व्यापारी को करनी है, तो पहले से ही सेट रहता है उनका कि वो थोड़ा थोड़ा करके अपना बोली बढ़ाते हैं, 5-10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये की मार्जिन से एक क्विंटल हम्म। पे। वो हम्म। उनकी बोलियां खत्म होती हैं, फिर हमें पर्ची मिल जाती है उस खरीदार की। वो हमें 2-4 दिन के अंदर कुछ नगद पैसे देते हैं, और बाकी में वो खाते में पैसा आता है, जो हमारा एमएसपी का है, मतलब वो जो जो भावांतर का पैसा है मध्य हम्म। प्रदेश में जो है। हम्म। यानी व्यापारी को जो सुविधा है वो उतने में अनाज खरीदेगा, और एमएसपी से अगर उसने कम पे खरीदा है तो उसका जो अंतर का पैसा है वो सरकार हमारे खाते में बाद में 3 महीने 4 महीने में भेजती है। अच्छा। ये मध्य प्रदेश में जो भावांतर एक योजना इन्होंने चलाई थी वो था ये। अच्छा मतलब तो वो। व्यापारी को हाँ। ये प्रतिबंध है ही नहीं कुछ भी कि तुम इतने से कम नहीं खरीद सकते। व्यापारी को जो लगेगा वो खरीदेगा। और फिर व्यापारी
ने जो खरीदा, जो हमारे कागज में लिखा उसने कि हम इस रेट पे लेंगे या लिया, और एमएसपी जो है उसका जो अंतर है वो सरकार हमारे खाते में बाद में डालेगी। वो बहुत लेट भी होता है, हम्म। कभी 3 महीने में मिल जाता है, कभी 6 में भी नहीं मिलता। अच्छा, तो अभी उसमें भूल भी तक, होती है। हाँ, ये मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले की बात है जब सरकार ने जी, इस जी। हाँ। चीज का इम्प्लीमेंट किया था। तो क्या अभी आपको मतलब हर सीजन का पैसे अभी तक मिल गया है या फिर और भी उसमें पेंडिंग है? मैंने 2 साल से डाला ही नहीं, 2 साल पहले डाले थे उड़द, तो उसमें हमारी एक किस्त अच्छा। रुकी थी। अच्छा। उसको कंप्यूटर वालों की गलती मान लिया गया, फिर हम लोगों से कागज़-वागज़ काफ़ी मँगाया, कम से कम 5 बार हमें जाना पड़ा। तो वो 7,000 रुपए हमारे कम से कम 6 महीने के बाद, बहुत ही कोशिश करने के बाद, लिखित में शिकायत करने के बाद, फिर उसकी इंक्वायरी होने के बाद, अच्छा। तब हमें मिला था। अच्छा, तो आप ये 2-3 साल में आप अभी तक मंडी गए नहीं नहीं, बेचने के 2 लिए? साल, हाँ, 2 साल से मैं खुद नहीं गया, लेकिन ऐसे मैं अपनी फसल लेके नहीं गया, लेकिन मैंने मंडी की परिस्थितियाँ देखी हैं। जहाँ मैं अच्छा। यहाँ काम कर रहा हूँ, यहाँ भी देखी हैं, और लगातार इन पे नज़रें भी रखता हूँ, और मंडी में वैसे जाता हूँ, मतलब जैसे कोई हमारे साथी का कोई अनाज गया हुआ, या मैं हम्म। उधर में हूँ, तो मंडी की तरफ मैं ज़रूर जाता हूँ कि क्या स्थिति है। तो वही है कि लाइनें लगी हुई हैं, बेच नहीं पा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, या उन्होंने फिर खुले ही मार्केट में बेचा है। जी। उनका नंबर नहीं आया, 2 दिन तक ट्रैक्टर लिए खड़े रहे, उनका नंबर नहीं आया। तो ये परिस्थितियाँ तो हम लोग देखते हैं, इस साल भी यही हुआ था। अच्छा। अच्छा, तो अभी मतलब सरकार ने 3 ऐसे ऑर्डिनेंसेस पास किए हैं जो कृषि के क्षेत्र में सरकार जी, कहती है कि इससे किसानों की बहुत मदद मिलेगी। जी, एक तो ये है कि जो ये भी एपीएमसी के जो मंडी है, जी, तो किसान तो मेरे ख्याल से लगभग सारे जो उनके फसल है एपीएमसी मंडी में ही बेचते हैं। तो सरकार कह जी। रही है कि नहीं, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप जिसको भी चाहे आप बेच सकते हैं। लेकिन एमएसपी का कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये कह रही है कि आप एएमसी एपीएमसी के बदले में आप किसी भी ट्रेडर को या फिर कोई प्राइवेट कंपनी हो उनसे आप उनको बेच सकते हैं। तो आपको क्या लगता जी। है, इससे आपको मदद मिलेगी मतलब मेरे ख्याल से छोटे किसानों को, या फिर उसमें भी कोई दिक्कत आप? देखिए, 2 चीज़ें इसमें समझ में आती हैं कि एक तो जो हमारी मंडी थी, जो परंपरागत मंडी है, जो बनाई हुई है, वो हमारे ब्लॉक में है, और किसी तरह से हम वहाँ पे पहुँच भी सकते थे, और हर तरह की चीज़ें वहाँ वो लेते भी थे। मंडी में डाक वग़ैरह बोलती थी, एक सिस्टम है उसका। इसके अलावा ये जो हैं, ये लोग एक तो लिमिटेड चीज़ें लेते हैं, मतलब कि कोई एक कमोडिटी लेंगे, जैसे कि कोई कोई कंपनी है, वो गेहूँ ही खरीद रही है खाली। या कोई दूसरी कंपनी है, वो केवल उड़द की खरीदी कर रही है, तीसरी कंपनी है वो केवल आलू की खरीदी कर रही है, चौथी केवल सोयाबीन को टारगेट बनाया हुआ। तो इस तरीके से अगर हम छोटा किसान मान लीजिए 4 क्विंटल अपना गेहूँ, 3 क्विंटल उड़द, 2 क्विंटल मूँगफली, ये सारा एक दिन बाज़ार में ले जाएगा, तो उन तीनों को वो एक सेम डे बेच सकता था अभी तक। हुँ। लेकिन अब उसको उन अलग-अलग 3 लोगों तक जाना पड़ेगा जो अलग-अलग चीज़ें खरीद रहे हैं। और कुछ तो ऐसे हैं कि उनके खरीदार हैं ही नहीं प्राइवेट में, माने कि कंपनियाँ हैं नहीं। तो इस स्थिति में जो जिन व्यापारियों का पहले से रोज़गार चल रहा था या वो व्यापार कर रहे थे, तो उनका व्यापार भी प्रभावित हुआ, तो वो भी अब फिर अकेले छोटी-छोटी फसलें लेने को तैयार नहीं। पहले तो वो 4-5 तरह की चीज़ें इकट्ठा खरीद लेते थे। कि ये तो ये था। दूसरी बात ये है कि चलो ठीक है, ये प्राइवेट खरीद रहे हैं, लेकिन इसमें ये तो कहीं है नहीं कि भई वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदेंगे कि इससे कम नहीं खरीद सकते। भाव तो उनके मनमाने हैं। तो ऐसे में इन कंपनियों को खरीदने का लाइसेंस देने के बाद भी हम लोगों को किस तरह की सुविधा है? मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता कि हमें क्या सुविधा है? कि हमें जब अलग-अलग जगह पे जाना पड़ेगा, वो दूर भी हो सकते हैं, उनके मनमाने के भाव होंगे, तो ये कहाँ है उसमें? मुझे तो समझ में नहीं आता, जो मैंने समझा है उसको, कि इसमें ये लिखा है कि वो मंडियाँ आएँगी प्राइवेट, और वो आपको निश्चित रूप से इतना भाव तो देंगी, जो सरकार मानती है। हमारा मतलब एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस कह लें, या वो बात उसकी होनी चाहिए थी कि हमारी लागतों पे भी कम से कम 50% हमको दो या 25 दो। तो लागतें हमारी जो होती हैं, वो निर्धारण करो पहले कि हमारी कॉस्ट कितनी पड़ रही है उसको उपजाने की, और फिर उस कॉस्ट पे हमें कम से कम कुछ फ़ायदा भी तो दोगे। तब तो कुछ बात बने। लेकिन चलो एमएसपी दो, तो एमएसपी का उनके साथ में कोई कंपल्सन नहीं है कि वो प्राइवेट जो आए हैं खरीदने, वो एमएसपी आपको देंगे, भुगतान करेंगे। तो इस तरीके से फ़ायदा तो कहाँ समझ में आता है इसमें, हमें तो नहीं आता समझ में फ़ायदा। हुँ।
और दूसरी बात, ये जो ऑर्डिनेंस में है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में है, कि सरकार कहती है जी। कि इससे किसानों की बहुत मदद होगी, क्योंकि कंपनियां डायरेक्टली फार्म किसानों से मतलब बिजनेस के तरह एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी और उनको दाम भी सही सलामत मिलेगा उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत। तो जी। आपके हिसाब से क्या लगता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में? और इससे पहले क्या कभी मध्य प्रदेश या फिर बुंदेलखंड रीजन में ऐसे कंपनियां आए हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते थे वहां पर? इससे पहले तो ऐसी कोई कंपनियाँ नहीं आई हैं। एक कुछ छोटा-मोटा काम किसी एनजीओ ने किया था क्विनोआ को लेके। तो उन्होंने कुछ अच्छा। 20-25 किसानों को लेके कहा था कि भई हम तुम्हारे यहाँ क्विनोआ लगाइए तो हम खरीद लेंगे। बाई बैक गारंटी दी थी उन्होंने। लेकिन वो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जहाँ पे लागतें भी वो दें, फिर खरीदें भी वो और कराएँ भी वो, या किसान को बिल्कुल मतलब नहीं रहा उससे, वो उनकी अपनी मशीनरी, अपने लेबर, अपना सिस्टम, अपनी फेंसिंग, अपना सब कुछ सेटअप उनका हो, इस तरह का कुछ आया नहीं ऑर्गेनाइज़्ड में। अच्छा। तो अभी तो जैसे इन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे, तो यदि किसान ही अपने खेतों पे काम करेगा, तो वो एक तरह से पहले मालिक था, तो वो अब तो नौकर हो जाएगा उनका। दूसरा है कि ठीक है, ये सुविधा दे दी उन्होंने कि हम इस फसल का तुम्हें इतना दे देंगे, या कॉन्ट्रैक्ट में होगा कि इतना उत्पादन होगा तो हम इतना दे देंगे। लेकिन उसकी बाउंड्री कितनी हो गई अब? जो वो डाइवर्स खेती कर रहा था, कुछ थोड़े से हिस्से में इसकी मर्ज़ी हुई कि चलो यार पानी कम बरसा है इस बार, अगली बार वो फसल बोलेंगे, या हम इतने पशु रखना चाहते हैं, 4 गाय की जगह 6 गाय करनी है, या हमें कम करनी है, या हमें बकरी पालन करना है या मुर्गी पालन करना है। अब वो आपका फार्म तो कॉन्ट्रैक्ट पे चला गया। तो किसान के पास सीमित मात्रा में ये है कि वो कोल्हू का बैल बन जाए, वो कंपनी जैसे जैसे टर्म्स एंड कंडीशन उसने लिखे हैं, उस तरह से करे। तो किसान की काम करने की आज़ादी को सीमित कर दिया है। इसके अलावा मुझे कोई फ़ायदा इसका अभी नज़र नहीं आता। जब ये करेंगे तो इनके दुष्परिणाम ही आने की उम्मीद ज़्यादा है, आशंका है। हम्म। क्योंकि अभी अभी जैसे मेरी मर्ज़ी में है कि मैं कुछ एग्रो फ़ॉरेस्ट्री कर रहा हूँ, कहीं प्लांटेशन भी कर देता हूँ बीच में। कोई अच्छा पेड़ मेरे यहाँ उगाया, चिड़ियों ने बीज दिए और मुझे अच्छा लगा तो वो पेड़ हमने रख लिया। लेकिन वहाँ तो वो ये कहेंगे ना कि खेत साफ चाहिए बिल्कुल, खेतों के किनारे भी पेड़ नहीं चाहिए, उसकी छाया भी उस पे नहीं पड़नी चाहिए, और ये पेड़ मेरे लिए उपयोगी नहीं है कंपनी के, इसको क्यों लगाया हुआ है, इसको निकालिए। तो इस तरीके से हमारी जैव विविधता भी कम होगी वहाँ पे, सीमित हो जाएगी। वो मोनोकल्चर को बढ़ावा देंगे। अधिकतम वो 4 या 5 तरह की ख फसलें आपके यहाँ करेंगे, या मुझे तो नहीं लगता। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो उन्हें बल्क में काम चाहिए, तो वो एक सी चीज़ें करेंगे खेतों में। एक सी चीज़ें हैं जो अनुभव और अध्ययन बताते हैं, वो कभी भी किसान के ना हित में है, ना पर्यावरण के हित में है, ना लोगों के हित में है, ना उपभोक्ताओं के हित में है। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का दूसरा इश्यू भी देखा जाना चाहिए, उसका दूसरा प्रभाव भी देखा जाना चाहिए कि पर्यावरणीय प्रभाव क्या होंगे? किसानों की स्वतंत्रता पे जो अभी वो सोच समझ के अपना इनोवेटिव काम करते थे, या वो कुछ रचनात्मक काम कर पाते थे, उसमें सीमाएँ बाँध गई हैं। और उन्हें बिल्कुल एक, जिस तरह से घोड़े के दोनों आँखों के साइड में बाँध देते हैं, तांगे पे चलने वाले घोड़े के, कि आपको केवल सामने दिखाई देगा। अगल-बगल का क्या हो रहा, कुछ हो रहा, नहीं हो रहा, वो उन्हें दिखाई नहीं देगा। तो बहुत ज़्यादा सीमाएँ बाँध दी हैं। मतलब किसान क्या हो गया? किसान हम्म। जो एक संपन्नता और स्वतंत्रता का प्रतीक था, स्वावलंबन का प्रतीक था, वो स्वावलंबी कहाँ है? अपने ही खेत पे उसको लेबरगिरी करनी है। कहें भले ही कि ठीक है, तुमसे हम खरीद लेंगे, ये सब कर लेंगे, लेकिन वो जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे तो उनकी शर्तें होंगी। उन शर्तों के अधीन ही काम करना पड़ेगा। उनकी जी। शर्तें ये भी हो सकती हैं कि बाल मज़दूरी ना हो, जबकि मेरा बेटा 16 साल का है तो मुझे काफ़ी मदद कर देता है, वो उसको आनंद भी आता है, सीखता भी है। तो हो सकता है कि वो कहें कि आपके तो फार्म में साहब कोई जो काम करेगा ना वो एडल्ट होना चाहिए, फिर उसके वायलेशन नहीं होने चाहिए। जबकि फैमिली फार्मिंग है, अगर हमारी माँ कुछ काम करती है, मेरा छोटा बेटा या मेरा नाती वहाँ पे उनको कुछ पानी ला के ही दे देता है, तो वो भी एक हेल्प है उनके लिए। अगर वो गाय को पानी पिला देता है, बकरियों को चारा डाल देता है, वो भी एक हेल्प है, और वो हमारी अपनी मर्ज़ी पे है। लेकिन जब हमारी गाय जो है कुछ ज़्यादा स्पेस माँगेगी, अलग तरह का चारा माँगेगी, तो वो तो कॉन्टेक्ट में है ही नहीं। इतनी बारीकियों में वो कहाँ जाएँगे कि तुम्हारी बकरी 5 रख पाओगे तुम, इतना चारा इनके लिए बो पाओगे, इतनी जगह हम तुम्हें देंगे, इतनी इसमें रहेगी। इतनी बारीकी से कौन एग्रीमेंट करेगा? वो तो सीधे कहेंगे कि तुम्हारी 5 एकड़ ज़मीन, हमें 5 एकड़ में गेहूँ बोना है, 5 एकड़ में हम सोयाबीन बोएँगे, या 5 में मूँगफली लगाएँगे। तो हमारी जो जीवन शैली है उस पे आघात है। इसका तो कोई अध्ययन ही नहीं किया। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब पॉलिसी बनाते हैं प्रजातंत्र के अंदर, तो लोगों के बीच में इन्होंने कहीं कोई हायरिंग क्यों नहीं कराई?
हियरिंग क्यों नहीं कराई, सुनवाई, जन सुनवाई क्यों नहीं कराई, और एकदम क्यों किया इसको? कम से कम आप कोई अलग तरह का काम कर रहे हैं, खेती को बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन में ला रहे हैं, तो भाई उसका 1 साल कम से कम लोगों के बीच में जाइए, उनकी भावनाओं का ख्याल रखिए। सांसदों को लगा दीजिए कि अपने-अपने क्षेत्र में जन सुनवाई करके लोगों की भावनाओं के बारे में हमें आकलन दो सरकार को, कि भाई ये हम लाना चाह रहे हैं, इसमें तुम क्या कह रहे हो? तो इसमें इसमें तो उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं पूछा है। ये पूछा होगा कहीं तो हमें पता ही नहीं किसानों को। हम जैसा पढ़ा लिखा किसान को पता नहीं है अभी क्या हो गया, अचानक से हमने सुना टीवी में ये ऑर्डिनेंस पास हो गए, बढ़िया है। अब लाठियाँ चल रही किसानों पे, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, ये यही चल रहा है। तो इसका कोई फ़ायदा हमें नहीं लगता कि कंपनियाँ आने का कोई फ़ायदा हम लोगों को होने वाला है। हम्म। तो अगर अगर सरकार आपसे पूछ लेगी कि आप क्या कर सकते हैं जो कि किसानों की मदद हो सके, तो आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? देखिए, हम तो ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले जो एसेंशियल कमोडिटी है, उस पे से बैन नहीं हटाया जाए, क्योंकि ये अधिकतम खरीदने की सीमा ही नहीं रखी है इन्होंने, तो कोई भी कंपनी अपनी जब मोनोपोली में आएगी तो वो कितना भी खरीद लेगी, और उस स्थिति में बाजार में उस चीज़ की कमी भी कर देगी। तो जब बाजार में वो चीज़ों की कमी हो जाएगी तो उस स्थिति में फिर लोगों को चीज़ें महंगी मिलेंगी, और पब्लिक के हाथ में तो कुछ भी नहीं रह जाएगा, छोटे व्यापारियों के हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा। इसके अलावा अ, इसमें जो है और भी कई असल में बारीकी से देखने की ज़रूरत है। बहुत सारे और भी इश्यू आएँगे इसके अंदर। यहाँ पे जो लोगों के जो अधिकारों का एक तरह से हनन होगा इसमें, जहाँ तक है। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर। जी, जी। तो हमने जब बातचीत शुरू की थी, आपने मतलब बताया, काफ़ी मतलब संक्षेप में बताया कि पहले आप किस तरह से खेती करते थे और अब किस तरह से आप खेती कर रहे हैं, जी, जो कोई भी कारण हो। जी, तो अभी जहाँ पर आप पहुँचे हैं, अभी जहाँ पर खेती मतलब एक जी। किसान की जो हालत है, अभी जहाँ पर है, हाँ, हाँ। इसके हिसाब से अगर किसानों को मदद अगर करनी हो या फिर किसानों को उनका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अगर देना है, तो क्या कर सकते हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहला तो है कि उनको आप मूल्य निर्धारित करिए, उनकी लागत मूल्य पे कुछ प्रतिशत उनको लाभ दीजिए। चाहे शुरुआत आप 20% से करें, ये न्याय है। एमएसपी से नीचे कोई भी खरीदने ना पाए, चाहे कंपनी हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, कुछ इंफीरियर प्रोडक्शन हो सकता है, आप उसके लिए भी सपोर्ट करो कि ताकि प्रोडक्शन अच्छा आए। आप गाँव में इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो कि किसान की फसल अगर खलिहान में आई हुई है तो वो भीगे नहीं। उनको थोड़ा बहुत ऐसा सपोर्ट कर दो कि हर 5 किसानों के बीच में कहीं फसल रखने का हो, या वन टाइम ग्रांट कम से कम एक किसान को दे दो कि वो एक शेड बना सके ताकि अपनी फसल वो वहाँ रख सके। तो अच्छी क्वालिटी का अनाज आएगा। अब अनाज क्वालिटी का खराब हो जाता है, फिर आप उसके कम दाम देते हो या कोई लेता ही नहीं है, तो वो एक अलग समस्या है। तो इस तरीके से एमएसपी का बिल्कुल निर्धारण अच्छे से हो। एमएसपी निर्धारण उसको लाभ देते हुए लागतों के ऊपर 20% या अधिक हो, और खरीदने की ऐसी व्यवस्था हो छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारा छोटा किसान ही ज़्यादा है, मार्जिनल फार्मर ही ज़्यादा है। तो इस तरह से अगर 50% आबादी के भविष्य का आप फैसला कर रहे हो, तो वो कम से कम उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रख के किया जाए। आप कोई भी कंपनी लाएँ, कोई भी सिस्टम लाएँ, कुछ भी लाएँ, लेकिन जो हमारी स्वायत्तता को हानि ना पहुंचा रहा हो, हमें संकट में ना डाल रहा हो, वैसी व्यवस्था कोई भी ले आए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे प्रोडक्शन का खरीदने का अच्छे से आप इंतजाम करें, उनकी सुरक्षा का इंतजाम करें, और क्यों ना आप इस तरह की व्यवस्था करें कि हम क्यों राव बेचें अपने को। हमारे यहाँ पे प्रोसेस करके बेचने की व्यवस्था करें ना किसानों को आप, और हम उसके प्रोडक्ट बना के बेचें। आप प्रोडक्ट हब या एक तरह के अलग-अलग एरिया में अलग-अलग चीज़ों को जो प्रमोट, जैसे हमारे यहाँ मूँगफली अच्छी होती है, हमारे यहाँ सोयाबीन अच्छी होती है, उनके हम प्रोडक्ट बनाएँ। या हमारे यहाँ गेहूँ अच्छा होता है, हम उनके दलिया ही बना के हम लोग बेचें, क्यों दलिया खाया जाता है, आटा भी खाया जाता है। तो अगर किसान को वास्तव में आपको ये करना है कि 70% आबादी को अगर हमें अच्छा, स्वायत्त, स्वस्थ, समृद्ध बनाना है, तो हमें उनके साथ इस तरीके के काम करने चाहिए। ना कि हम कई कंपनियाँ ला के और उनके ऊपर से लिमिट हटा के कि तुम चाहे जितना खरीद लो, चाहे जितना स्टॉक कर लो और केवल तुम्हारी कंपनियाँ चलें। ये न्यायोचित नहीं है।
किसानों के, चाहे आप कोऑपरेटिव बनवाओ, कोऑपरेटिव में से भ्रष्टाचार खत्म करो। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, 2 कोऑपरेटिव बनाई है लोगों को बैठा के, महीनों मेहनत करके, और वो सिस्टम की भेंट चढ़ गई हैं, कोई पूछने वाला नहीं उनको। तो ये किसानों के हित में इस तरह के काम करिए, सरकारों को करना चाहिए। कोई भी ऐसा बदलाव जो पूरे लोगों को 70% लोगों को प्रभावित करने वाला है तो पूरे सभी लोगों को प्रभावित करेगा। जिस दिन किसान मरेगा, कोई बचेगा नहीं इस देश के अंदर, क्योंकि रुपए नहीं खाएगा आदमी, आदमी खाएगा फसलें ही, आदमी खाएगा अन्न। और जब आप उसको दाम नहीं देंगे तो वो केमिकल डालेगा, उसको ज्यादा उपजाना है। और एक दुष्चक्र है कि आप उसके दाम नहीं देंगे, वो ज्यादा के चक्कर में आएगा, ज्यादा के चक्कर में आएगा, ज्यादा उर्वरक डालेगा, आत्महत्याएं और ज्यादा बढ़ेंगी, किसानों की परिवार और ज्यादा बर्बाद होंगे, बच्चे और ज्यादा शहरों में बेरोजगारी बढ़ाएंगे, और ज्यादा हेल्थ के इश्यूज आएंगे, और ज्यादा लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा, और ज्यादा प्री मैच्योर बेबी होंगे, और ज्यादा महिलाएं एनीमिक होंगी, और मातृ मृत्यु दर बढ़ेगी, और शिशु मृत्यु दर बढ़ेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बर्बाद कर देंगे इस तरीके के सिस्टम से। इनका अध्ययन किसने किया? कंपनी ला देंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया उनके होर्डिंग लग जाएंगे, वो खरीद लेंगे। जनता का, हमारा लोगों का क्या होगा? किसान का क्या होगा? जब हमारे पास में हम 15-20 तरह की चीजें उगाते हैं, वो तो बंद कर देंगे ना, तो मोनोकल्चर पे आ गए हम लोग, तो बस कंपनियों का राज हो जाएगा, सब बढ़िया। किसान का जीवन शैली को खत्म कर देंगे ये लोग। तो उनको ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाइए, ये काम करिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया कहा आपने। अच्छा, एक बात के बारे में हम लोगों ने बात नहीं की, कोविड के अभी जो लॉकडाउन चल रहा है और कोविड के जो तहत जो कुछ भी अभी हो रहा है, उससे कैसा, मतलब वहां पे बुंदेलखंड में आपके गांव में क्या प्रभाव है उसका? तो कोविड को देखिए, गांव स्तर पे तो किसी ने कोई भाव नहीं दिया अभी। बिल्कुल सीधी सी बात मैं कह रहा हूँ कि भलाई ये ड्रामा किया जाता रहा हो कि मास्क बट गए, सैनिटाइजर हो गया, लोगों को खर्च कर दिया, हमने रोजगार दे दिए, तो ना तो रोजगार मिले, कहीं 2-5% किसी गांव में मिल गए, लेकिन ना तो रोजगार मिले हैं, ना उनको ये इस तरह की चीजें मिली हैं, उनकी जरूरत भी नहीं समझ रहे लोग। मुझे खुद भी समझ में ये आ रहा कि वहां लोगों पे कोई प्रभाव नहीं। को, कोई भी ऐसा मजदूर जो मेहनती था, बाहर से आया है, उसको कोरोना तो नहीं है, हुआ भी नहीं है। बहुत कमजोर, पहले से टीबी वगैरह कुछ था, बेचारा कुपोषित था पहले से, उसको कुछ हुआ, बहुत कम डेथ हमारे यहाँ हुई है, इस तरह की मजदूरों की नहीं हुई, वो मजबूत है। दूसरा है कि किसानों के खेतों में अभी भी काम है, तो जो लोग आए बाहर से उनको कुछ काम मिल गया, कुछ लोगों के पास रोजगार का जरूर समस्या आई है, तो वो भी लोकल किसानों के यहाँ उन्होंने काम कर लिया, या दोबारा से वो चले गए हैं। अब जितने, मान लीजिए कि 100 लोग वापस आए थे गांव, उनमें से 60 लोग जा चुके हैं अब फिर से अपने काम पे। प्राइवेट बसें भर भर के रोज हमारे गांव से जाती हैं, तो वो 50-60% लोग चले गए फिर से दोबारा से उन्हीं जगहों पे, वहां भी धीरे धीरे काम चालू हो गए। यही है। बाकी बाजार बंद रहने से सभी को असुविधा तो जरूर हुई है, चीजें नहीं मिली हैं, और बाजार नहीं खुले तो थोड़ा सा जीवन स्तर पे, जीने के ढंग पे फर्क पड़ा है। लेकिन गांव में लोगों ने वैसे ही जिया है, आराम से चौपाल में बैठ के 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग भी बैठे हैं, शादी 13वीं कर रहे हैं तो उसमें 200-200, 300-300 लोगों के भोज भी हो रहे हैं, उसके बावजूद कहीं कोई वो नहीं दिखाई दिया। तो ये एक सोचने का चीज है कि गांव की जो लाइफ स्टाइल है, इसको भी अगर कोविड से भी जोड़ के देखें, तो अगर हमने ये मोनोकल्चर वाला लाया, कंपनियों लाने का मतलब ही मोनोकल्चर को बढ़ावा देना। जब मोनोकल्चर होगा तो जैव विविधता नहीं होगी, जैव विविधता नहीं होगी तो फूड डाइवर्सिटी नहीं होगी, फूड डाइवर्सिटी नहीं होगी, लोगों का हेल्थ डाउन जाएगा। तो अभी तो कोरोना जैसी चीजों में गांव बच गए हैं, गांव में गंभीर स्थितियां नहीं आई हैं, शहरों के अंदर थ्रेट्स हैं। आप भारत के टॉप 10 अगर शहरों में देखें तो उसमें छोटे गांव का कहीं कोई नाम नहीं आता है, या गांव के एरिया का नाम नहीं आता, पूरे ब्लॉक का नाम नहीं आता। जो ट्राइबल ब्लॉक हैं उनमें कम से कम कोरोना का असर पड़ा है। मैं हेल्थ के साथ में कुछ काम कर रहा हूं, तो मैंने भी देखा हमारे यहाँ दमोह का बटियागढ़ ब्लॉक सबसे बाद में यहाँ पॉजिटिव लोग आए हैं, और आज की तारीख में भी 53 लोग पॉजिटिव आए हैं, उसमें हमारे ब्लॉक से कोई भी नहीं है। इसका मतलब जो जितना ज्यादा पिछड़ा हुआ था, जो जितना ज्यादा नेचुरल था, जो जितना ज्यादा मेहनत कश था, जो जितना ज्यादा ओपन में रह रहा था, वो बचा है, और जो प्रोटेक्टेड थे वो नहीं बचे हैं। जो बड़े शहरों में रह रहे थे वो पॉल्यूटेड एयर, खाना,
संरक्षित खाना, कीटनाशकों वाला खाना वो खा रहे थे उनमें ज़्यादा, या और भी इसके कारण हो सकते हैं, लेकिन कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि गाँव में इसका प्रभाव कम पड़ा है, बाहर ज़्यादा पड़ा है। चीज़ों के ना मिलने की वजह से गाँव के कुछ काम प्रभावित हुए हैं, और सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है ट्रैक्टर पे, और खेती महँगी हुई है अचानक। क्योंकि आप देखिए कि डीज़ल और पेट्रोल में 3-4 रुपए का फ़र्क है अब। जो डीज़ल के दाम बढ़ाए हैं, उससे खेती के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो जो लोग आना-जाना कर रहे थे, अपने खुद के मोटरसाइकिल से कर रहे थे या किराए के वाहनों से कर रहे थे, उनकी आवाजाही कम हुई है। उनके खेती में जो लागत है, वो बढ़ गई है कोविड की वजह से, ख़ास तौर पे जुताई पे। मतलब 1 एकड़ में अगर पहले हम 700 रुपए दे देते थे, तो अब हमें 900 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए 700 की जगह 900 रुपए हमें बढ़ गया कोविड के दौरान। तो ये बढ़ी है लागतें इसकी। मज़दूरों ने जो 200 रुपए में चल रहा था एमएसपी, इनका करीबन जो था मिनिमम जो मजदूरी थी वो 190 रुपए थी। लेकिन किसानों से 250 रुपए दे के भी मजदूर अभी उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो फिर से बाहर जाना शुरू कर दिए। पहले दिखाई दिए मजदूर, लोगों ने फसलें भी उगाई करा, लेकिन अब मजदूर फिर से नहीं है। तो 250 रुपए में भी मजदूरों का मिलना मुश्किल है। तो ये स्थिति कोविड की है। अच्छा जी। अच्छा। ये तो इन सब चीजों के बारे में, मतलब किसानों की चीजों के बारे में या फिर एग्रीकल्चर का जो फ्यूचर है, इन सब चीजों के बारे में आपके आपके बच्चों का क्या राय है? उनको क्या लगता है फार्मिंग का फ्यूचर कैसा है, कैसा होगा? आप उनसे बात करते हैं कभी इन चीजों के बारे में? जी, बिल्कुल भाई जी, मेरा बड़ा संघर्ष चल रहा है इस बारे में। और मुझे जो है ना, परिवार ने, मेरी पत्नी ने और अभी छोटे बच्चे ने, बड़े को तो हमने कुछ-कुछ समझाया है, तो वो कुछ सुनता है कि चलो हम आपके साथ में लगेंगे। लेकिन मेरा ये भी मानना है अभी भी कि अगर हम अपनी खेतियों को छोड़ देंगे, तो हम अपने स्वास्थ्य की बलि तो चढ़ा ही देंगे, पक्का। और स्वास्थ्य की जब बलि चढ़ जाएगी, तो फिर स्वास्थ्य नहीं है, तो फिर है क्या हमारे पास? जी ऐसे ऐसे अभी तत्काल एक उदाहरण है हमारे पास, अगर आप टाइम दें, मैं 1 मिनट में शेयर करता हूँ जी जी। कि एक बहन जी हैं जो हमारे परिचित में हैं, पंजाब में जालंधर में थी वो। वहाँ पे उनको 50,000 रुपए की सैलरी थी, और कोविड की वजह से वो यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थी। उनकी जॉब 50,000 से 10,000 रुपये महीने पे आ गई। 8,000 रुपये महीना उनका कमरे किराए का कटता है। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि भैया इस स्थिति में तो हम मारे जाएंगे। इन द मीन टाइम उनको पैंक्रियाज का इन्फेक्शन हुआ। 5 लाख रुपए उनका जमा पूंजी जो थी वो इलाज में पीजीआई चंडीगढ़ में लगी। अंत में उन्होंने यूनिवर्सिटी कैंपस खाली करके कुछ कमरा वहाँ 1-2 हज़ार रुपए का लेके वो सारा सामान वहाँ लेके आई। कुछ दिनों बुंदेलखंड, यहाँ 15 दिन अभी कल गई हैं वो हमारे यहाँ से। तो ये हाल हो गया कि बच्चों की फीस नहीं है। बच्चे पहले वहाँ एसी में रहते थे, गाँव की धूप वो 3 दिन बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो हमारे बच्चों को, मतलब इस तरीके से, किसानी है उनके पास भी, लेकिन उन्होंने किसानी छोड़ के नौकरी को अपनाया था। तो मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि भैया तुम नौकरी करो बेशक, लेकिन किसानी को कभी मत छोड़ो, उससे जुड़े रहो। हफ्ते में जुड़े रहो, महीने में जुड़े रहो, साल में 1 महीने की छुट्टियां वहां बिताओ या जो भी करो, लेकिन इतने कमजोर अपने को ना बना दो कि आप कभी खेत में खड़े होने लायक नहीं हो। 3 दिन में वो बच्चियां हार गई, थक गई, उनको हमने वापस भेजा है। अब वो किसी छोटे शहर में, वहां पे नजदीक में किराए विराए पे लेके अपना दिन काटेंगे। तो ऐसे कोविड की वजह से ये हुआ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि किसान जो पहले से छोड़ के अपनी खेती को बैठा था कि चलो हमारी तो नौकरी है 20,000 की, उनके बच्चे तो अब इस लायक भी नहीं छोड़े उन्होंने कि वो गांव में आके खेती में सहयोग कर लें, जबकि खेत भी हैं, संसाधन भी हैं, और थोड़ा बहुत पैसा भी है। तो खेती से किसान का कटना, जो आपने कहा कि बच्चे क्या सोचते हैं, मैंने उनको बताया है कि हम तो फिर भी आनंद में हैं, नौकरी भी चली जाए तो हम कम से कम चैन के साथ खा सकते हैं। गाय है तो दूध भी पी सकते हैं, घी भी खा सकते हैं, फल भी हैं, सब्जियां भी हैं, सब हैं। और जब सारे लोग जुट जाएं, अभी प्राथमिकता जीवन को बचाने की है ना, तो वो किसान के पास ही है उसका साधन। जिसके भी 40,000, 50,000, 1 लाख की सैलरी चली गई है, नहीं मिल रही है, उसको तो धरती आसमान में कुछ दिख ही नहीं रहा कि हम कहाँ जाएंगे। एक तरफ ऑनलाइन उनके बच्चों के स्कूल भी चल रहे हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो ऑनलाइन ही कर रखा है उन्होंने, और सिवाय इसके कि एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उनका बहुत तेजी के साथ। 2 दिन क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं तो पेनाल्टी लगा देते हैं वो 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपए, या उसको कैंसिल कर देते हैं। सत्र को ये धमकी देते हैं कि अगले साल तुम्हें दोबारा से करना पड़ेगा।
तो इतने डिप्रेशन में लोग हैं। लेकिन खेती वाला आदमी कम से कम इन परिस्थितियों से बच तो सकता है। अब जब खेती को आप इस लायक नहीं छोड़ोगे तो उनके बच्चे अगर छोड़ के भाग जाएंगे बाहर, तो आगे होने वाला क्या है? फिर तो आप पूरी जनता को जैसे चाहो वैसे कंपनियों के कब्जे में होगे। अभी जो जॉब निकले हैं, जिस चीज का 12,000 रुपए महीना देते थे, उसका 7,000 रुपए महीने में वॉलंटियर ढूंढ रही है स्वयंसेवी संस्थाएं भी, प्रोजेक्ट भी। तो अगर उनको यही समझाया, मेरा बड़ा बेटा भी MSW कर रहा है, उसको हमने यही समझाया कि भाई इस क्राइसिस में ये समझ में आता कि तुम दिल्ली छोड़ के अगर गांव में आ गए हो तो भी तो तुम्हारी नौकरी भी गई, वहां पे वो काम भी करता था तो पार्ट टाइम ही कर लेता था 10-12 हज़ार रुपए। तो मैंने कहा कि वहां तो तुम कमरा किराए का भी नहीं दे सकते थे। अभी अगर हमारी खेती नहीं होती तो क्या करते तुम? तो उसका भी कहना है कि नहीं, हजारों लाखों करोड़ों लोगों के पास ऐसे ही संकट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि खेती छोड़ने वाली चीज नहीं है, उससे जुड़े रहो किसी तरह से। तो कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। और मैं तो कहता हूँ उसको कैरियर क्यों नहीं बना लेते? भाई मैं छोटा सा किसान हूँ, 5 एकड़ में अगर मैं अच्छी अच्छी चीजें उगाता हूँ और बाजार रेट में, हमारे एक मित्र जो है सरसों का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल 600 रुपये में किलो बेच रहे हैं बड़ी सोसाइटियों में। हम 600 की बात नहीं करते, हमें सरसों का दाम बहुत कम मिलता। तो क्यों ना हम तेल निकाल के अगर एक कोल्हू हम लगा लें, बैल का उपयोग करें, गांव में रह के ट्रेनिंग मिल जाए हमें, तो उस तेल को हम 150-200 तो बेच ही सकते ना। और हमारी जो सरसों, मान लीजिए कि 10 क्विंटल सरसों है, उसका हम तेल उतना बेच लें, और हम अगर 10 किसान भी मिलकर छोटे छोटा के भैया इकट्ठी कर लो जी सरसों हमें दे दो। जैसे मैंने हल्दी का काम किया, हमने 1.5 एकड़ में हल्दी बो के अपनी अपनी मर्जी से बेची उसको। जब बाजार में 100-125 थी, हमने उसको ऑर्गेनिक किया था, हमने 150-200 भी बेची है। अभी उसकी वजह से हम बढ़िया फेमस भी हो गए हैं। तो ये कहना मेरा कि कुछ अलग हटके करना पड़ेगा, हमें प्रोसेसिंग में भी आना पड़ेगा और किसानों को मिल के काम करने पड़ेंगे। 10 लोग किसान मिलके चलो भाई ये काम करते हैं तो इसमें से ये पैदा होगी, हमारा अच्छा मार्केटिंग का नहीं है। अभी मैं कर भी रहा हूँ अपने स्तर पे कि लोगों को कह रहा हूँ कि अगर आप ये इस तरह की चीजें लगाओगे तो आपको मंडी के भाव में यहाँ एडवांस में पैसा हम देने की स्थिति में होंगे। क्योंकि ये विश्वसनीयता 8-10 साल में हमने छोटे छोटे कुछ ऑर्गेनिक चीजें उगा के लोगों को दी हैं, तो उन्हें टेस्ट भी अच्छा लग रहा है, उनकी सेहत भी अच्छी रहती है, अपने परिवार की सेहत का भी हम ख्याल रख पाते, कम से कम सब्जियां और मसाले और अनाज हम जैविक उगा लेते हैं। तो इस तरीके से अगर चाहेंगे लोग तो नौकरी की तरफ न जाके किसान का बेटा आज भी कम से कम आजीविका और स्वास्थ्य सुनिश्चित कर सकता है। 10वीं के स्तर पे स्कूली शिक्षा भी निश्चित कर सकता है। लेकिन जब हम स्कूलों की दशा देखेंगे ही नहीं, जब स्कूल की खिड़की दरवाजे हम खोल के अपने घर में लगा लेंगे, तो दिक्कत आएगी ना। नहीं तो टीचर भी वहाँ क्वालिफाइड हैं, जगह भी अच्छी है, बिल्डिंग भी बनवाई हुई सरकार ने। तो क्यों ना हम लोग युवा जो लोग हैं वो नौकरी ढूंढने के बजाय अपने छोटे भाई बहनों को, आने वाली पीढ़ी को हम गांव के स्कूलों को मजबूत करके वहाँ पढ़ाएं, तो पढ़ाई का खर्चा बच गया। अच्छा खाएंगे, ऑर्गेनिक खाएंगे, तो हमारा हेल्थ में जो जा रहा है पैसा वो भी बच गया, अस्पतालों में नहीं जाएगा। पढ़ाई पे बच गया, इलाज पे बच गया, लड़ाई झगड़े कम कर दो तो न्याय पे भी बच गया, रोजगार खेती में मिल गया। तो 4 चीजों पे हमारा पैसा बचा, पढ़ाई, न्याय, शिक्षा, बीमारी, और 5वां रोजगार हमें हमारी जमीन ने दे दिया। जब 4 खर्चे हमने बंद कर दिए भाई जी, मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप 5 लोगों की शादी करो ना। आपको जो चूसने वाले लोग हैं, आपके समधी और आप बैठ के बात कर लो, और 2 लोग वहां से आए, 2 इधर से आए, और आप शादी कर लो। 500 लोग क्यों बुलाते हो? न तुम बुलाओ न तुम बुलाओ। अगर संकट है तो, अगर रोजगार है तो, अगर आप रोजगार करने के लिए दिल्ली जा रहे हो अपने बूढ़े माँ बाप को खेत पे छोड़ के, तो उससे अच्छा तो ये है ना कि आप उनके साथ लग जाओ। मतलब पढ़ाई लिखाई का टैग आपके माथे पे लग गया कि आप BA हो तो आप काम नहीं करोगे क्या? आप निकम्मे हो जाओगे क्या? वो बच्चियां जो हमारी भांजियां लगती हैं वो आई थी अभी, तो 3 दिन वो टिकी नहीं गाँव के अंदर। इस इस मतलब इस महीने सितंबर की धूप में पेड़ों की छांव में भी उनको वो हीट स्ट्रोक लग रहे थे, काले पड़ गए चेहरे उनके। तो हमें अपनी पीढ़ी को खेती से काट के इतना कमजोर बना दें क्या? मैं तो कभी नहीं चाहता, उनको दिखाता भी हूँ ये चीजें। हमने अपने बच्चे को भी उन्हीं के साथ रखा, उसका भी यही हाल हो गया। तो मैंने कहा कि तुम किस तरह के आदमी हो? तुम फिल्में देखते हो, हीरो देखते हो, ये करते हो वो करते हो, लेकिन तुम्हें असली लोगों का पता है? ये गांव के बच्चे तुम्हें देख देख के हंस रहे कि देखो 3 दिन में इनका क्या हाल हो गया। वो मजे में है, खुश हैं, वो हंस रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, रात में कीर्तन कर रहे हैं, दिन में तालाब में नहा रहे हैं, वो लोग पेड़ पे चढ़ रहे हैं, गायों के पीछे जा रहे हैं, अपने खेतों में जा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं। तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम दिन निकाल सको खेत के नीचे, वहां पेड़ के नीचे बैठ के। तो खेती से छूटने के बाद नुकसान बहुत सारे होते हैं। ये जब खेती के बारे में निर्णय करते हैं, इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचते पॉलिसी मेकर। हमारी जनसंख्या का क्या होगा शहर में जाके? तुम उन्हें 7,000 की नौकरी में देके और 4,000 वो कमरे का किराया लेगा, या 4 बच्चे बिहार से या यूपी से या मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से जाके एक ही कमरे में रहेंगे, उनकी सेहत का क्या होगा?
और फिर वो खेत से कट गए, उनके माँ बाप इधर मर रहे। तुम दुनिया को क्या करना चाहते, मतलब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा भाई। ऐसी पॉलिसियां बना रहे, रिफॉर्म्स कर रहे हो, ऑर्डिनेंस ला रहे 3-3, जो हमारे सारे जीवन को ही बदलने वाला है। या हमें कोई समझा दे, चलो एक कोई आर्टिकल लिख दे कोई विद्वान कि बेटा तुम लोगों की जिंदगी इस तरीके से इसमें ठीक होने वाली है, बताओ तो सही। वन साइडेड ना हो, बैठा लो हम लोगों को और तुम बताओ कि ये अच्छी होने वाली है, हमारी जहाँ शंका है उसका बस निराकरण कर दो, हम भी खुश और आप भी खुश। ले आओ अध्यादेश, खेती अच्छी कर लो, हमारा पर्यावरण बचा दो, हमारे जंगल भी बचे, हमारे लोग खुश रहें, हमारी पढ़ाई गांव पे हो जाए, हमारी बेटियां गांव में पढ़ लें, रोजगार मिल जाए उनको। ऐसी पॉलिसी लाओ खेती के अंदर, तो ये चाहते हैं हम। जी, बहुत 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 अच्छी बातें बताई आपने रोहतास जी, वेरी पैशनेटली। और बस हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार, जो लोकल सरकार हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसानों की राय ले, किसानों से जी बातचीत करे, किसानों के बीच में जाए, जैसे आप कह रहे थे, किसानों के बीच में जाए और उनके बीच में रहते हुए पॉलिसीज बनाए, ना जी कि बिल्कुल कहीं बिल्कुल। कहीं कहीं और, मतलब कंप्लीट डिस्कनेक्ट में रह के ना हम्म। बनाए। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं इन सब चीजों के बारे में बताया हमको। बहुत बहुत धन्यवाद रोहतास जी। जी अगर आपको और कुछ आखिरी में कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कहिए। भाई जी, बहुत ही आभारी हूँ मैं आपका कि मुझे सुना। असल में हमें कोई सुनता नहीं तो हमें थोड़ा आक्रोश भी रहता है, कहीं कहीं हमारा स्वर भी तेज हो जाता है, क्योंकि हमें कोई सुनने वाला मिला, हमें ध्यान नहीं होता कि आप हमारे शुभचिंतक हैं, फिर भी हम तेज एग्रेसिव टाइप के हो जाते हैं कि अच्छा ये करो वो करो, जैसे कि आप ही जो उसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन ये तो है कि हम लोग बहुत दबाव में भी रहते हैं, किसान सारा दबाव में है कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब जिसको भी पता लगता है कि ये किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, दूसरी बात है, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के ये दिमाग में आती हैं कि आप ग्रामीण समाज को किस तरफ ले जा रहे हो और आप ले जाने वाले कौन होते हो? ये मैं कहना चाह रहा हूँ सरकारों से, नीति निर्धारकों से। आप कौन होते हो उनको किसी अन्य रास्ते पे ले जाने वाले, जो उनके हित में भी नहीं है, उनसे बिना पूछे उनके लिए पॉलिसी बनाने वाले। तो अब ये देखिए कि एमपी गवर्नमेंट ने, और भी गवर्नमेंट सारी ऐसी ही हैं सब, या मुझे लगता है कि कोई भी शासन तंत्र होगा वो ऐसा ही होगा, उसको अपने खर्चे चलाने हैं। उसने दारू की दुकानें खुली छोड़ दी हैं, खोली हैं दारू की दुकानें कि दारू बेचो। भाई दारू से क्या होगा? दारू से आपको राजस्व मिल जाएगा। फिर आप उधर में स्वास्थ्य का बजट बढ़ाइए, टीबी का बजट बढ़ाते हैं आप। तो ये क्या मतलब है कि आप स्वास्थ्य को खराब करने की चीज़ों का खुलेआम लाइसेंस बाँटते हैं और फिर आप स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करते हैं उसी पैसे में से लाके। मतलब ये हुआ कि आपकी पॉलिसी ऐसी है कि हमें जनता को पहले बीमार करना है और थोड़ा बहुत फिर उनके इलाज पे खर्च भी करना है और उस पैसे से फिर अपना काम भी चलाना है। यानी तुम चल रहे हो हमें बीमार करके। अगर तुम हम्म। हमें बीमार नहीं करोगे तो तुम चल भी नहीं पाओगे तुम। ये हालत है। अभी आप केमिकल फार्मिंग करा रहे हो और फिर ड्रामेबाजी होती है कि पोषण सप्ताह चल रहा है तो आप थोड़ी-सी कहीं पोषक चीज़ें रख दीजिए, कहीं कुछ कर दीजिए। अरे! आप पोषक चीज़ें, पोषक सप्ताह, पोषण आप बाँट रहे हो गवर्नमेंट के स्तर पे कंपनियों को ठेका देके। हमारे बच्चों को आप और महिलाओं को वो खिला रहे हो जो भोपाल की किसी कंपनी में बन के पैक होके 15-20 दिन पहले, महीने भर पहले यहाँ हमारे गाँव में आ गया है। उसको तुम खिचड़ी, लड्डू मिक्स या खीर मिक्स या कुछ भी कह रहे हो। वो दे रहे हो, जबकि हमारे अपने गाँव में जैव विविधता है, हमारे गाँव में प्रबंध क्यों नहीं करते आप? हमारे बच्चों को ये क्यों बताते हो कि तुम ये खिलाओ तो ये स्वस्थ रहेगा? क्यों हम पहले स्वस्थ नहीं रहते थे क्या गाँव के समाज के लोग? आपकी पॉलिसियों ने हमारे खाने को हमसे छीना है, हमारे पानी को आपकी वजह से दूषित हो गया है। हमारा भोजन आपकी वजह से, यानी सरकार की वजह से, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से, आपके मार्केटिंग सिस्टम की वजह से, आपका टोटल जो सिस्टम चल रहा है, उसकी वजह से हम कंगाल हुए हैं। और फिर आप हमें बता रहे हो कि अब हम तुम्हारा भला करेंगे। तुम कंगाल करके हमें फिर हमारा भला करो। तो ऐसी पॉलिसी बनाओ ना आप जनता के साथ बैठ के। हमारे यहाँ सब हम्म। पैदा होता है, हमारे बच्चे क्या खाएँगे वो हम जानते हैं और हम खिला भी लेंगे उन्हें। तो लेकिन आप नहीं चाहते ना सही तरीके से कि ऐसा हो जाए। भाई एक दफ़ा ये ऐसे कुछ बैठे थे लोग, उसमें राजनेता भी थे, उसमें ये भी थे अपने जो होते हैं किसानों के लीडर। तो मैंने ये कहा कि
वो चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कुछ प्लानिंग चाह रहे थे कि क्या करेंगे। तो मैंने कहा भाई एक काम करो, सबको ये बताओ कि नेता आप लोग राजनीति में क्यों आते हो। तो हर एक नेता का जवाब ये रहता, हम समाज सेवा करना आए हैं। तो ठीक है भाई, समाज सेवा करने आए हो। दीनदयाल उपाध्याय ने तो कोई सैलरी नहीं ली, महात्मा गांधी ने कोई सैलरी नहीं ली, लाल बहादुर शास्त्री शायद लेते होंगे तो बहुत कम लेते होंगे, कार का फाइनेंस भी उन्होंने अपनी सैलरी में से, पेंशन में से चुकाया। सरदार भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए, उन्होंने क्या पैसा लेके देश सेवा करी थी। तो भाई अगर आज भी हमारा देश कुछ 500 ऐसे लोग पैदा नहीं कर सकता जो संसद में जाके बिना सैलरी के काम करें, केवल भोजन लेके, तो कहे का प्रजातंत्र है। अभी आप जानते होंगे इनको कितने लाख सैलरी मिलती है एक महीने की, और कोरोना के काल में इनकी सैलरीज बढ़ाई गई है। पैसा कहाँ से आता है भाई? अंत में हमसे आता है। हम पेट्रोल जलाते हैं, हम डीजल जलाते हैं, हमारे खेत जोतने में काम आते हैं, हम मशीनरी खरीदते हैं, हम अन्न पैदा करते हैं, उसका आप व्यापार करते हो, उससे आप टैक्स कमाते हो। हम जो पैदा करते हैं और हम जो उपभोग करते हैं उस पे आपको पैसा मिलता है, उस पे आप ऐश करते हो। कोई सांसद, कोई विधायक बता दे कि अगर वो 50,000 रुपए में क्या काम नहीं चला सकता अपना? चला सकता है। क्यों अपने बच्चे को कैम्ब्रिज भेजता है? हिंदुस्तान में है स्कूल, कॉलेज है। कलेक्टर का बेटा अगर आंगनबाड़ी में जाएगा, आंगनबाड़ी अगले दिन सुधर जाएगी। हमारे यहाँ दिन भर महिलाएं बैठती हैं, लेकिन उनमें शौचालय नहीं है। नई बिल्डिंग बनी, उनमें शौचालय नहीं बनाया आपने, पंखे लटकाने की जगह नहीं बनाई। एक एएनएम जो वहां जाएगी उसको बाथरूम करने की जगह नहीं होगी, 6 घंटे बैठ के टीकाकरण करेगी? कैसे करेगी? इन चीजों पे तो आपका ध्यान नहीं है। आप पॉलिसी बना रहे हैं किसान के लिए, उनके बच्चों को आप अगर वैक्सीनेशन करा रहे हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, गांव की औरतें हैं, उसको यूरिन का सैंपल देना, क्योंकि उसका जांच हो सके, उसमें एल्ब्यूमिन तो नहीं आ रहा। वो यूरिन का सैंपल भी कहाँ देगी जाके बैठ के? कहीं कहीं 4 औरतें पर्दा लगा के खड़ी होती हैं जब वो बेचारी बाथरूम का सैंपल लाके एएनएम को देती है, और एएनएम को अगर बाथरूम जाना तो वो 6 घंटे इंतजार करती है। ऐसी परिस्थितियां हम लोगों के पास हैं। और ये कभी भी कोई नेता आगे बढ़ के ये नहीं कहता कि चलो भाई हम इस बार 25,000 रुपये सैलरी लेंगे, या सैलरी लेंगे ही नहीं, हमें खाने का पैसा मिल जाए और हमारी गाड़ी का मिल जाए, उतना ही लेंगे हम। तब तो कुछ और रोजगार बढ़ जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगी और सब हो जाएगा। इन मुद्दों पे भी विचार किया जाए। जब किसान की आमदनी नहीं है, आप उसको एमएसपी नहीं दे सकते खुले मार्केट के अंदर, तो आपको अपनी सैलरी बढ़ाने का हक नहीं है बिल्कुल भी। 25 साल पहले जाइए, 40 साल पहले जाइए, उस समय किसान की जो आमदनी थी और आज सब चीजें बढ़ी हैं, उसके अनाज का प्राइस क्यों नहीं बढ़ा? बढ़ाइए। आप क्यों उसको ज्यादा पैदा करने की बात कर रहे हो? फिर अनाज को भिगो देते हो, फिर दारू कंपनियों को आप उसको बेच देते हो। हमारे ज्यादा अनाज को पैदा करके करते क्या हो? वो डंप पड़ा रहता है, उसको सड़ जाता है वो। तो उसको उठाने का पैसा, हमने अखबारों में पढ़ा है कि जो अनाज का भंडारण भीग गया है उसको 2 या 3 रुपए किलो में आप नीलाम कर देते हो। आखिर कंपनी को तो 15-20 रुपए का खरीद के उसको सड़ाना ही था, उसका आधा काम तो आपने करवा दिया। आपके पास वेयर हाउस तो है नहीं है रखने के लिए। आप जो हमारा उत्पादन है उसको सुरक्षित नहीं कर पाते हैं सरकार। जो मुझे जानकारी है, हो सकता कुछ ऊपर नीचे हो, लेकिन 60% अनाज रखने की व्यवस्था भी इनके पास नहीं है। 40% को खुले में ही रखते हैं और हर साल भीगता भी है। तो इस पे काम करें ना ये पहले। सांसदों विधायकों को बोल दें कि आपको सैलरी नहीं है, आप समाज सेवा करने आए हो, 10 साल से देश की स्थिति खराब है, तो ये सब घर बैठ जाएंगे और अच्छे लोग आएंगे जो कम से कम कपड़ों में उसी तरीके से गांधी जी की तरीके से काम करेंगे। पुराने लोगों की, लाल बहादुर शास्त्री की तरह सोचेंगे। तो उस तरीके से लोग आना चाहिए। तो इनको अपनी सोच में भी परिवर्तन चाहिए सरकारों को। अगर ये किसान की और देश हित की बात करते हैं, ये बहुत मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, बहुत मितव्ययिता की बात करते हैं, बहुत स्वदेशी की बात करते हैं, बहुत लोकल वोकल की बात करते हैं, तो लोकल में लोकल के लोगों का दर्द भी तो समझ में आता होगा सांसद महोदय को कि भाई ये हमारी जनता है। और जनता कहाँ है? वो मालिक है तुम्हारे। आप उनको जनता बोलते हो हमेशा, जैसे कि राजा हो आप और वो प्रजा है आपकी। तो ये चीजें हैं, मतलब उनको, आदमी को आदमी तो समझिए सर। जी। ये हमारा रोना है कि हम आदमी को आदमी तो समझें। भारत में हमारी सरकारें हमें जानवरों से बदतर न समझें। हमारे भाग्य का फैसला आप मत करें, भाग्य विधाता नहीं है आप, हमारे प्रतिनिधि हैं। ये मेरा कहना है। कोई भी पॉलिसी बनाए, बिल्कुल बनाए, उसको जनता के साथ में रखें, सामने लाएं, उनका व्यू देखें। ये मेरा कहना है। हमें स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में,
भोजन के मामले में आप इस तरीके की पॉलिसी लाइए, न्याय के मामले में, कि हम स्वावलंबी हो सकें और उसमें पैसा बहुत नहीं लगना है। आप पॉलिसी वैसी लाइए, आराम से हो जाएगा। लोगों के हाथ में दे दीजिए। मैं कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें अगर आपको बताऊँ कि जहाँ रिज़र्व फ़ॉरेस्ट है, 5 फ़ॉरेस्टर लगे हुए वहाँ पे, 1 डिप्टी रेंजर है वहाँ पे और वो पूरा 20-25 किलोमीटर का दायरा बिल्कुल बंजर वीरान है। उसी पहाड़ के किनारे अगर किसी गाँव वासी ने अपना बेड़ा बना लिया है, वो जानवर बाँधने लगा है और अपनी इच्छा से उसने कहा कि इस पहाड़ी पे कोई काटेगा नहीं, तो वन विभाग के 20 किलोमीटर से ज़्यादा जंगल एक अकेले उस किसान के पास में है, जो उसके नज़दीक में था, वो जंगल का टुकड़ा और उसने उसकी रक्षा कर ली। तो विभाग तो ऐसे हैं, पॉलिसियाँ आपकी ऐसी हैं। आप लोगों को इन्वॉल्व करके, उनकी भागीदारी करके विकास नहीं करना चाहते बस। तो कुछ भी ले आओ आप, वो कभी कुछ होगा ही नहीं, उसमें तो नुकसान ही है हम लोगों का। तो जिसमें जनता की भागीदारी हो और जनता को इस काबिल भी बनने दीजिए कि वो समझ सके कि प्रजातंत्र को हैंडल करे। तो ये बात है, विकलांग करके रखोगे फिर कहोगे कि ये भी सँभाल लो, वो भी सँभाल लो। जब हमारे लोगों को यही पता नहीं होता वोट कहाँ दे दें, हमें आप प्रभावित कर लेते हो, तो हम सँभालेंगे कैसे चीज़ों को? तो बस दोनों ही चीज़ें हैं सर, जी, बिल्कुल। कि बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे ख़्याल से आपको इलेक्शंस में खड़ा होना चाहिए रोहतास जी। मैं आप हार जाऊँगा। ऐसा क्यों मेरे लगता है? नहीं पिताजी है? हाँ, जी, मेरे पिताजी जो है, एक बार वो भी ऐसे ही करते रहते थे सोशल वर्क, वो कभी सेटल नहीं हो पाए इसी उसमें, हम लोग ऐसी खानाबदोशी में रहे हैं। उनको एक बार कहा किसी ने कि यार इस वार्ड में कोई कैंडिडेट नहीं है, आप वार्ड मेंबर बन जाइए। गाँव के लोगों ने बोला कि आप चुनाव लड़ लो, हम कह रहे। उन गाँव वालों के लिए उन्होंने मतलब बहुत सारी चीज़ें कुर्बान की थी, एक जगह की ज़मीन छोड़ के उस गाँव में आए थे। आज भी हम वहीं रहते हैं। तो उनको 3 वोट मिले थे और वो हार गए थे, वार्ड मेंबर ही में। और उसके बाद भी वो गाँव की लगातार आस-पास के लोगों की सेवा भी करते रहे थे। होम्योपैथी डॉक्टर थे, फ्री में पर्चे लिखते रहे पूरी ज़िंदगी, या अपनी दवाइयाँ हैं तो वो देते रहे। तो ये जनता कैसे लोग इनको पटा लेते हैं। अब मैं तो अपनी बात कह के अलग हो जाऊँगा, मुझे कोई वोट दे ना दे, तो उनको रात में बैठ-बैठ के 20-20, 50-50 की मैन पावर आके लोगों को क्या भरती है, क्या दे जाती है, किस मुद्दे पे उनको अपनी तरफ मिला लेती है, उसको मैं नहीं कर सकता। मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है कि मैं हुँ, लोगों को मैनेज कर सकूँ। लोग वोट थोड़े देते हैं। लोगों को जो अच्छे से मैनेज कर पाता है, वो वोट पा जाता है। अभी आप जीतने वालों का और हारने वालों का आंकड़ा देख लीजिए, जिसके पास जितनी ज़्यादा संपत्ति थी, उतने ही ज़्यादा लोग चुन के आए हैं। जो कम संपत्ति वाले लोग थे, जो कम से कम लागत वाले लोग थे, वो चुन के नहीं आए हैं। तो पैसा लड़ता है चुनाव, लोग नहीं लड़ते चुनाव प्रजातंत्र में भी। तो खेल है साहब। अभी ये लंबा खिच रहा है, मतलब मैंने कुछ लोगों को वॉलंटरीली पढ़ाया था, जो 5वीं 6वीं में फेल हो गए थे, उनको पढ़ाया था। उनमें से 2 लोग सरपंच हुए। एक के पिताजी सरपंच हो गए और एक लड़का ही सरपंच हो गया खुद। और हमारी ही पंचायत, एक सरपंच ने, एक नए लड़के ने, एक बाहुबली को बेच दी 15 लाख में, कि 5 साल तक काम तुम कराओगे, जो आमदनी हो तुम्हें, हमें तो 15 लाख दो। और उसने करीबन 1 करोड़ से ज़्यादा का काम निपटा दिया वहाँ पे। अब क्या बचाया, क्या नहीं बचा, तो ऐसे है प्रजातंत्र, ऐसे इलेक्शन है। चलने नहीं देंगे हमें और साथ नहीं देने वाले लोग। ये समस्याएँ हैं। तो फिर भी लेकिन मैं बताता तो रहता ही हूँ लोगों को कि जी। भाई ऐसा कर लो। जैसे कोऑपरेटिव में मैंने 2 कोऑपरेटिव बनवाई, 22-22, 25-25 लोगों की। उन्हें गाँव में रोज़गार मिलने वाला था, उन्हें तालाब मिलने वाला था और उसका फीस भी जमा हो गई, इलेक्शन हो गए, वो रजिस्टर्ड हो गई। तो एक हमारे अध्यक्ष पे इतना दबाव है कि वो वहाँ से बायलॉज उठाने नहीं आ रहा, कार्रवाई नहीं कर रहा। उसके पैरालेल एक एसएचजी को उन्होंने तालाब दे दिया 5 साल के पट्टे पे। हम क्या करें? वो हुँ, मेंबर हमसे भी नाराज़ हैं कि तुम बड़े चले थे बनवाने के लिए और जो है तुम्हारे कहने से हम लोगों ने फलाँ से हमारी बुराई और हो गई। तो प्रजातांत्रिक मूल्य हम में विकसित ही नहीं हुए अभी जनता के अंदर, सीमित है। कहने को है कि भाई आप लोकतांत्रिक हो और आप ये हो, लेकिन जब लोकतंत्र को ये तोड़ते-मरोड़ते हैं, उसको खरीदते हैं, उसको किडनैप करते हैं, ये बड़ी समस्याएँ हैं साहब।
जागरूक किया जा सकता है, उसमें हम लोग लगे रहते हैं, चाहे जी। ऑर्गेनिक खेती हो या स्वावलंबन की बात हो या अच्छे कैंडिडेट को सामने लाने की बात हो, कोशिश करते हैं। कुछ फ़र्क भी पड़ा है, बहुत कुछ फ़र्क पड़ा है, ऐसी बात नहीं। कुछ लोग हुँ, मजबूत हुए, कम से कम उन्होंने अपना घर तो ठीक किया। कुछ 10-20 लोग ऐसे हो गए कि जो पढ़ लिए, 2, 4, 5, 8 लोग ऐसे भी हो गए कि जो सर्विसें कर रहे, अच्छी मिल गई उन्हें। तो यही बहुत है, अब यही चुनाव है साहब। वो कभी इज़्ज़त से बात कर लेते तो हम लोगों को लगता है कि चलो ठीक है, यही चल रहा है। जी, अभी तो रोज़ाना जी, गाँव में जाना होता है तो 5 किसान, 2 किसान, 1 किसान हमारे कार्यकर्ता, उन लोगों को हम ज़रूर बताते हैं खेती में क्या हो सकता है। खेती जी, में क्या हो सकता है, खेती में हम स्वावलंबी कैसे हो सकते हैं और खेती में हम इस लूट तंत्र से कैसे बच सकते हैं, इसके मॉडल भी हैं और उस पे मैं काम भी कर रहा हूँ। जी। तो यही चीज़ें हैं। जी, बस हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं लोकल स्तर पर, आपको सफलता मिले जी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी आपकी जो कामों में जुटे रहें, आपको प्रोत्साहन दें। और जी, हम ये भी चाहते हैं कि सरकार तक आपकी बातें भी जाएँ और भी किसानों की बातें जी, जाएँ। जी, बस फिलहाल तो हम उम्मीद कर सकते हैं और आपको बहुत-बहुत मतलब आप जिस जोश से वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस हौसले से आप वहाँ पे चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मतलब मुबारकबाद और आपका ऑल द बेस्ट। जी, बहुत-बहुत आभार आपका। जी, थैंक यू वेरी मच रोहतास जी। जी, जी, नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद सर, नमस्कार। थैंक यू।